उसने कहा अपने लड़के के एक पेपर पे साइन करा के लाओ। मेरे फादर ने कहा आप साइन करो। मैंने साइन किया, वो लेके उस पंडित के पास गए, उसका वही तरीका था जाना। तो साइन लेके गए, उसको दिखाया। पंडित ने बोला ये जिसके भी साइन है ये 100% जेल जाएगा। माय फादर पहले ही से वो कहते थे कि यार इसके चाल चलन ठीक नहीं है, ये महत्वाकांक्षा इसकी ऐसी है कि कभी फिल्म एक्टर बनने ही सोचता है, कभी बिजनेस में क्या करता है, कुछ भी लफड़ा करने को तैयार है। तो फिर उन्हें पक्का होगा, तब वो यू गॉट ऑल द मोर वरीड कि यार इसको क्या करें। मेरी पत्नी को समझाते थे, मैं पत्नी आई मीन आई डोंट नो बॉस, ईश्वर मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा। माई वाइफ वॉज सो सिंपल, सो केयरिंग, सो लविंग। उन्होंने अपने जीवन, मैंने उनको कई बार सुना, आप यकीन मानिए बॉस, अवॉज वाज अरेंज मैरिज। मेरे फादर ने कहा, दिल्ली में रहते थे, मैं मुंबई में था, उन्होंने मुझे मुंबई भेज दिया था। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी शादी पक्की कर दिया है, 14 तारीख की शादी है, तुम 12 तारीख को आ जाओ राजधानी पकड़ के। मैं चला गया, 14 तारीख को शादी हो गई। उन्होंने हमको श्रीनगर भेज दिया हनीमून के लिए। हम श्रीनगर गए, वहाँ ओबेरॉय पैलेस में रहे, 10 दिन मज़े से गुजारे, आ गए। मतलब दैट वाज अ काइंड ऑफ लव माय फादर हैड फॉर मी। हाँ, मगर ही वॉज ऑलवेज वेरी, खैर मेरा मतलब ये बात हुई थी कि माई वाइफ वॉज ऑल्सो सो मच शी यूज टू लव मी। मतलब मुझे आज भी याद आता है, हमारा पहला झगड़ा मेरी वाइफ का मेरा हुआ था शादी के कुछ 6 महीने के बाद। बात क्या थी, वो कहती थी, हमने कोई पिक्चर देखी थी, राजेश खन्ना था उसमें, क्या था उसमें, मुद्दा था कि वो हीरोइन जो थी वो हीरो को बोलती है कि तुम मेरे भगवान हो। मेरी वाइफ का भी वही सीन था। तो हम जब घर आए पिक्चर देख के, तो शी वॉज ऑफ दैट ओपिनियन ओनली कि पति पत्नी के लिए भगवान होता है। अब मुझे तो मालूम है ना मैं कैसा भगवान हूँ। तो मैंने उनसे कहा देखो ये बात बिल्कुल गलत है, भगवान भगवान होता है, पति पति होता है। तो इसी बात के ऊपर हमारा झगड़ा। वो कहती है नहीं मुझे गलत गलत बातें मत समझाओ। खैर उसके बाद तो खैर बात अलग। तो बात क्या हो रही थी, हाँ मेरे पिताजी के बाद। हाँ सर, चलती रही जिंदगी, चलते रहे, बिजनेस में ये हुआ, ऊंच नीच आई, सब कुछ हुआ। तो मुझे याद आता वो इतना ज़्यादा दुखी रहते थे, आप यकीन मानेंगे मेरी आखिर तक, मुझे अगर जीवन में कभी कोई रिग्रेट रहा तो सिर्फ एक बात का, कि मेरे पिता मेरी वजह से दुखी रहे, तो साला मुझे पकड़ के 2-4 लाफड़ क्यों नहीं मारे उन्होंने। अरे तुम्हारा लड़का, तुम्हें मालूम है अगर वो सही नहीं है जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम चाहते हो वैसे दुनिया चले, ये तो कभी होता नहीं, ये तो बात पता है। मगर तुम्हें ये तो मालूम है तुम्हारा लड़का गलत रास्ते पे है, या जो भी है आपके हिसाब से, आपका तो सक्सेसफुल लाइफ है, इतने बढ़िया हो, सारी जगह नाम है, तो आप लोग उसको पकड़ के धुलाई क्यों नहीं रही। ये रिग्रेट मुझे आज भी है कि मेरे पिता ने मुझे 4-6 लाफड़ क्यों नहीं मारे रसीद के ज़बरदस्त, तो साला अपने आप आता सही लाइन पे, मगर पिता ने नहीं। शायद यूज टू रेस्पेक्ट के इंडिविजुअलिटी या कुछ भी कहिए। हाँ गुस्सा बहुत होते थे, गुस्सा बहुत होते थे जब भी मिलते थे। खैर एक बार मुझे भी, जब आप देखिए ना ये होता ही है, ये नेचुरल है, इसमें वो नहीं है कि पिता गुस्सा होगा तो गुस्सा होगा भी, तो ये शायद उम्र का भी तकाजा होता है। जब वो गुस्सा होते थे तो मुझे भी गुस्सा आता था, मैं गुस्सा आता था तो मेरे पिता, तो मेरा मतलब फिर आई डिड नॉट यूज टू केयर। पर हाँ एक किस्सा याद है सर मुझे, मैं उनको मैं तो मुंबई रहता था, वो दिल्ली रहते थे, तो मिलने आते थे बीच बीच में। तो एक बार मैं उनको स्टेशन छोड़ने जा रहा था, राजधानी से जा रहे थे, तो मैं स्टेशन छोड़ने गया, तो उन्होंने जो बात कही उस बात, जीवन में पहली और आखिरी बार रोया हूँ सर मैं, पहली और आखिरी बार। उन्होंने मुझे एक बात कही जो सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि देखो बेटा, तुम जो कर रहे हो तुम जानो, हम तो खाली समझा सकते हैं, तुम नहीं समझते तो उसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। मगर हाँ एक बात याद रखो, मेरी भी उम्र हो रही है, और ये बात ध्यान रखो हमेशा कि एक बाप अपने 5 बेटों को
अपनी शक्ति से ज़्यादा, सामर्थ्य से ज़्यादा खुशी रखता है और उनका लालन पालन करता है, पालन पोषण करता है अपनी ताकत से ज़्यादा। मगर 5 बेटे मिलके एक बाप को बुढ़ापे में नहीं संभाल पाते। बस मैं बहुत रोया था उससे। मैं मुंबई सेंटर से आते आते अपनी गाड़ी में बहुत रोया था कि मेरे पिता ने मुझसे, ठीक है मैं उनकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चला, मगर यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया कि उन्होंने इतना बेकार समझ दिया मुझे कि मैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। मतलब ये मेरा दुख था, पिता के प्रति प्रेम था। उसके बाद बस जब भी कुछ भी हुआ मेरे साथ, इतनी प्रॉब्लम हुई, सीबीआई केस हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अरे एक बार तो, मगर मैंने अपने पिता को कभी कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए। एक बार मुझे याद है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और बावन राव पाचपुते होम मिनिस्टर था। मेरे पास कोई आदमी 2 लड़के लेके आए एक दिन मेरे घर के बाहर, बेल बजाई शाम को 7 बजे। मतलब उससे मेरे बिजनेस रिलेशन थे। तो आया और बाहर निकला, बोलता है कि अरे सिंह साहब मेरे को आपने 10 लाख रुपया देना है, वो आप मुझे कब दोगे? अरे मैंने कहा मदन भाई मैंने आपका कौन सा पैसा देना है? अरे नहीं नहीं ये लोग मुझे इतना बड़ा बड़ा चक्कू दिखा रहे हैं। अबे मैंने कहा तेरे को चक्कू दिखाए, बंदूक दिखाए, हाँ मैं ही कंसर्न, मैंने तेरे को कौन सा पैसा देना है? नहीं नहीं सिंह साहब कुछ करो, हिसाब कर लो ये करके। मैंने कहा यार अजीब बात है। मैंने कहा देखेंगे, चल बैठ के हिसाब करते फिर देखते। वो चला गया। उस वक्त मैंने भी ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन साहब चिम्बूर पुलिस स्टेशन से एक पुलिस वाला आया सुबह, बोलता आपको साहब ने पुलिस स्टेशन में बुलाया। मैं पुलिस स्टेशन गया तो अब मुझे तो नहीं मालूम किस स्टेशन में बुलाया, क्या मामला है। तो वहाँ मैं गया, मुझे पता। तो वहाँ जो बाहरी जो बैठते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, जो बाहर जो बैठते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर से नीचे कोई सब इंस्पेक्टर या कुछ होगा, उसने बोला, मैंने कहा मैं विजय विहार में रहता हूँ, मुझे बुलाया है वो। तो मालूम है उसका छूटते ही सवाल क्या था? तो ओम प्रताप सिंह नाम है। मैंने कहा हाँ। क्या लोगों में पैसे नहीं देने? मैंने कहा पैसे नहीं देने, इसका क्या मतलब? अरे बोलता आप सब जानते हो, किसके पैसे देने आप नहीं जानते? बस उस वक्त तक मैं बहुत एरोगेंट था, बहुत एरोगेंट था। तब तक मेरा भी दिमाग बहुत ख़राब रहता था। मैंने कहा किसके पैसे देने? मेरा बिल्कुल ऐसे, मैं किसके पैसे देने, किसकी बात कर रहा हूँ? बोलते सब जानते हो, किसके पैसे नहीं देने ये नहीं जानते? मैंने कहा 50 लोगों के पैसे देने, बिजनेस करता हूँ 50 से लेना, 50 से देना, ये क्या बात हुई? क्या बात करो, बात कर बोलो। लो जी वो जानते क्या बोलता है, जोर जोर से सुनाने लगे, देखो ये कैसा आदमी है, इसको 50 के पैसे देने और देना नहीं चाहता। अरे मैंने कहा तुमको समझ आ रही है? मेरा यही, मैंने कहा तुमको समझ आता है कुछ? मैंने कहा मैं बिजनेस करता हूँ, 50 लोगों का देना लेना लगा ही रहता है। वो बोलता अच्छा ठीक है, वो कमरे में जाके बैठ जाओ, सब आएंगे तब उससे मिलो। उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया, मैं वो जो उस कमरे में जाके बैठा। अरे तो मुझे वो 2 लोग छोकरे जो उसके साथ आए थे एक दिन पहले, वही दोनों लड़के बैठे दिखाई दिए। होंगे कुछ 27-28 बरस के होंगे लड़के। उसने वहाँ बैठा दिया। तो मैं जाके बैठ के, मुझे लगा यार ये है क्या। तो उन्होंने बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा सिंह साहब देखिए ऐसा है कि आपने उसके पैसे देने। अरे मैंने कहा मुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने यार। उससे पहले मेरा सीबीआई केस हो चुका था। तो मैं सीबीआई ये सब, और एक बात और बता दूं यहाँ कि सीबीआई इज़ अ वेरी रिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन। उनका इंटरोगेशन, उनके इंक्वायरी करने का तरीका बड़ा ही जेंटल तरीका होता है। दे आर साइंटिफिक पीपल। जबकि पुलिस तो मैंने सुना मार धाड़ भी करती है। खैर जो भी था, तो मैं, वो बोलते हैं सिंह साहब के वो, अरे आपने उसके पैसे देने। अरे मैंने कहा यार मैंने कोई पैसा नहीं देना। वो कैसे आपको लेके कल मेरे यहाँ आ गया? नहीं पर बोलता है आपने उसके 10 लाख देने। मैंने कहा उसके कहने से हो गया क्या? अगर मैंने देने तो उसको बोला ना मुझे हिसाब दे, किस चीज़ के पैसे देने। अब बोलता है देख। मैंने कहा आप कौन हो ये बताओ पहले। बोलता है नहीं वो
हम तो क्या बोलते हैं, फ्रीलांसर है। मैंने कहा फ्रीलांसर क्या होता है यार? बोलते हैं कि वो बावन राव कुचपते जो होम मिनिस्टर हैं, हम मिनिस्ट्री के फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, किसी से वसूली करना, किसी के वो सेटल नेता लोग ऑफ द रिकॉर्ड जो काम करवाते हैं, तो हम बावन राव कुचपते के लिए काम करते हैं। मैंने कहा होम मिनिस्टर है वो, महाराष्ट्र का बता। हाँ, उसने काम दिया है। ये उसके पास गया था कि मेरा 2-4 आदमियों से पैसा ना, उसमें एक आदमी नाम आपका दिया। तो हमें उसने कहा जाके देखो यार, हमारे दोस्त के कौन पैसे नहीं दे रहा, ऐसा कौन है? और जाके पुलिस में अगर सीधे तरीके से नहीं दे तो पुलिस में उसको वो करो, और मैं पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन कर देता हूँ। अरे मैंने कहा यार ये तो कुछ अजीब बात है। पर मैंने कहा मेरे को उसका पैसा देना ही नहीं है। मैंने कहा अगर वो कहता है देना है तो उससे बोलो ना, हिसाब बताया ना मुझे किस चीज़ का देना है। उसका कार का व्यापार था, उसका मतलब अभी भी है, था क्या, मदन मोटर्स करके है, यही है चेंबूर में। तो मैंने कहा उससे जाओ। बोलता नहीं आपने उससे कार। मैंने कहा कार लेना देना वो ठीक है यार, मुझे मालूम है मारुति 1000 उस टाइम में नई नई आ रही थी, आई नहीं थी, लॉन्च होने वाली थी तभी। उस टाइम उसकी कीमत 2 लाख थी। मैंने उसको 1 लाख ब्लैक दे के गाड़ी उसके थ्रू खरीदी थी। पर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर हाँ, वो हम उस दिनों चिट फंड का काम करते थे, तो वहाँ मेंबर था। तो उसने अपना हिसाब किताब गलत सलत क्या बनाया होगा भगवान वाले, उसने उसको बोला ऐसा। तो बोलता है क्या, सिंह साहब पक्का नहीं देना आपने उसके पैसे? मैंने कहा यार मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? अच्छा, उनको कहीं ऐसा था, मैं जब चिट फंड चलाता था तो उस टाइम में बैंड्रा में कोई बहुत बड़ा कोई दाऊद वाद का आदमी होता था, वो भी मेरे चिट फंड में मेंबर था। तो अब ये इस किस्म के जो लोग होते हैं वो तो जानते हैं ना। तो बोलता है अरे आप वो कौन सा भाई था, पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं याद है, कि वो भाई आपकी बड़ी तारीफ़ करता है कि आप बड़े अच्छे इंसान हो। अब मैंने कहा यार वो भाई तारीफ़ करता है, उसका इस बात से क्या ताल्लुक़? बोलता है मैं हम तो तभी सोचा कि आपके इतने बड़े ताल्लुकात हैं, यकीन मानिए मुझे भाई भाई से मेरा मतलब सिर्फ आप बिज़नेस है तो बिज़नेस है, उसके आगे मैं कभी किसी से ताल्लुकात रखे ही नहीं ज़िंदगी में। मैं शायद उस मामले में हमें वेरी बैड PR हूँ, लोगों से रिलेशन बनाने में मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। और प्रभावित तो मैं किसी से होता नहीं ना, चाहे दाऊद हो, चाहे मुझे आज भी याद है साकार सिनेमा में फिल्म देखने जाता था हर सैटरडे को। वो मेरा तब भी था, आज तक भी वो है। ये 73 में मैं आया था, तब से फिल्म देखने जाता साकार सिनेमा में। वो छोटा राजन साला ब्लैक करता था उस वक्त सिनेमा की। मैं 20 रुपये की टिकट 50 रुपये में उससे लेता था। वो मतलब हर सैटरडे जब जाता था सलाम मारता, तब हमें क्या मालूम था ये छोटा राजन बन जाएगा एक दिन। खैर, मेरा मतलब ये सब जीवन में भुगता हुआ है इसमें। हाँ, तो ये क्या, ये बोलता सिंह साहब पक्का आपने उसके पैसे नहीं देना, कुछ नहीं देना? मैंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं देना। बोलता सिंह साहब ऐसा करो, मतलब ये होम मिनिस्टर के आदमी है। बोलते सिंह साहब ऐसा करो, आप हमको 20,000 रुपये दो, हम साले मदन की टांग काट के ले आते हैं। अरे मैंने कहा यार मुझे टांग वांग नहीं कटवानी, मुझे नहीं इन बातों से मतलब, बाकी ये है पैसे चाहिए मैं दे दूंगा आपका, पर मुझे फिजूल की बातों में मत डालो। तो बोलता है चलो अच्छा। तभी तक वो साहब आ गया, सीनियर इंस्पेक्टर, उसने बुलाया अपने कैबिन में। बोलता हाँ क्या है? तो मैंने बताया, मैंने कहा सर क्या है, कुछ है ही नहीं। बोलता वो आदमी बोलता मुझे होम मिनिस्टर का फ़ोन आया है कि आप उसके पैसे क्यों नहीं देते? अरे मैंने कहा बस सर मुझे कुछ देना ही नहीं है, देने का क्या मतलब है? तो उसने कहा अच्छा देना नहीं है तो ऐसे ही वो बोलता है। मैंने कहा सर ऐसा है, अगर वो बोलता है उसने मुझसे पैसा लेना तो उसको बोलिए हिसाब दे दे, हिसाब भी तो कोई चीज़ होती है ना, हिसाब दे दे। तो इंस्पेक्टर बोलता है नहीं आप हिसाब दो। अरे मैंने कहा मुझे कुछ देना नहीं, हिसाब क्या दूँ? बोलता कोई तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई होगी तभी तो बोलता है। मैंने कहा हमारा चिट फंड का है और गाड़ी वाड़ी उससे रही थी। बोलता वही हिसाब बना के ले आई है। मैंने कहा अब इसमें, मैंने कहा ठीक है 4-6 दिन बाद दे दूँगा। बोलता 4-6 दिन को कल ही ले आइए। मैंने कहा सिर्फ 2-4 दिन लगेगा, कुछ प्रॉब्लम है? बोलता क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा ऐसा है मेरे यहाँ CBI रेड हुई थी, सारी किताबें CBI वाले ले गए, मैं उनसे कल बात करके। इंस्पेक्टर चौंक गया, बोलता CBI रेड? यार तुम्हारे इतने लफड़े CBI वगैरह का भी चक्कर चालू है। मैं अब उसको कौन समझा, पर लोग ऐसा ही, लोग इसी तरह आपको देखने लगते हैं। और यार आप तो बहुत लफड़े वाले आदमी हो। उनका सर कुछ लफड़े वाला आदमी हो, मैंने इसका एक पैसा नहीं देना।
नहीं आप, मैंने कहा मैं तो सीबीआई वालों से बोलूँगा मेरे किताबें वापस दे दे, मैं ला के देने की कोशिश करता, मैं आपको कल बताता हूँ। तो बोलता आप अभी सीबीआई को फ़ोन कर लो। मैंने कहा ठीक है सर, अभी कर लेता हूँ। मैंने बाई चांस सीबीआई ऑफिस को फ़ोन किया, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शिंदे वहाँ था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे कुछ केस हो गया और मुझे किताबें चाहिए, उसका हिसाब बना के देना है। बस बोलता आप इंस्पेक्टर को बोल दो सीबीआई के पास बुक्स नहीं मिलेंगी। तो मैंने कहा सर आप ही बात कर लो। बोलता मेरी बात करने जरूरत, आप बोलो उसको, फिर कुछ बोलता तो मुझे बताओ। मैंने उसको बोला इंस्पेक्टर, मैंने कहा साहब बोलते नहीं बिल्कुल किताबें मिलेंगी। इंस्पेक्टर बोलता अच्छा यार तुम जाओ यहाँ से। मैं आ गया, वो दोनों लड़के मुझे कहते हैं कि सिंह साहब हम साले मदन को कल ही उठा के लाते हैं। उस साले ने गलत कैसे बोला, होम मिनिस्टर को जाके जवाब देना है कि वो झूठा केस था। मैंने कहा वो तुम जानो, तुम्हारा काम है। यकीन मानिए वो दूसरे दिन मदन को उठा के लाए मेरे ऑफिस, उससे माफ़ी नामा लिखवाया और मुझे दिया। अब इस बीच में मैं सॉरी ये बात क्यों शुरू की थी कि मेरे अंकल जो मैंने बताया ना जिनका पॉलिटिक्स में था, वो उस दिन यहीं आए हुए थे, इत्तेफाकन मुंबई में थे, और वो मुझे मेरे घर आ गए। और तभी मैं पुलिस स्टेशन वगैरह चक्कर था, तो उन्होंने कहा क्या हुआ। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे होम मिनिस्टर वगैरह। अरे यार मुनीष तुम कुछ बताओ तो यार, 1 मिनट में हम बुक कर देंगे। मैंने कहा नहीं अंकल, लेट मी हैंडल इट। अच्छा, somehow the other I do not know why, ये शुरू से मेरी आदत रही है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए कभी। मुझे मदद नाम से सख्त नफरत है। किसी से आज तक मदद नहीं मांगी ज़िंदगी में, चाहे सीबीआई केस हो, चाहे गुंडों का केस हो, चाहे ये होम मिनिस्टर का। मदद लो, आई डोंट सीक एनीबॉडी मदद। कोई अगर मेरे लिए कुछ करने की कोशिश करता है तो बस मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैन आई एम, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरा पूरी तरह से इतना गुस्सा आता है। मैं सोचता हूँ साले तुम हमारे लिए करोगे, अबे करने का हमको, हम करेंगे तुम्हारे लिए, तुम साले हमारे लिए क्या करोगे। ये मेरा एटीट्यूड है शुरू से। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कोई मेरे लिए कुछ करे, और मेरे पर्सनल रिलेशन का भी यही हाल है। मैं किसी से ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता मेरे लिए कोई कुछ करे। खैर, तो अंकल ने बताया कि वो यार मनीष ऐसा तो नहीं को, भाई साहब को कम से कम पता तो होना चाहिए तुम किस चक्कर में फंसे हो। मैंने कहा अंकल बिल्कुल नहीं। बोलते मैं 1 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, या दिल्ली से वो करके करवा दूंगा, आप फिक्र मत। मैंने कहा अंकल मुझे चाहिए ही नहीं, आई विल हैंडल इट माय सेल्फ। जब नहीं कर पाऊंगा तब आऊँगा ना आपके पास। अभी से पिताजी को क्यों मैं कोई टेंशन दूँ। खैर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ वो लड़के मदन से माफ़ी मंगवा दी और वो केस रफा दफा हो गया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 80 इयर्स तक मेरे फादर की मेरी रिलेशन ऐसी थी। मैंने एक दिन बाद में वो मेरे से अच्छे हो गए थे, 80 साल के बाद ही बिकेम गुड विद मी। जब भी आते थे हम वी यूज्ड टू हैव ड्रिंक्स टुगेदर। शायद ये सोच के वो सॉफ्ट हो गया उनका स्वभाव कि ये तो बदलने वाला नहीं। तब तक मैं जेल वेल तो जाके आ ही गया था, तो उन्हें समझ आ गया होगा कि ये तो बदलने वाला नहीं है, कम से कम मैं ही अपना खून क्यों चलाऊँ। तो वही बिकेम वेरी गुड। तो ड्रिंक्स में इकट्ठे रहते। तो एक बार मुझे वो बचपन की बात याद आ गई। मैंने कहा अच्छा पापा जी एक बात बताओ, वो आपने उसको मर्डर केस को उसके जब उसको फांसी की सज़ा सब जगह हो गई थी, तो आपने राष्ट्रपति से कैसे वो दिलवाई थी क्षमादान। तो मतलब ये बात, ही नेवर पोस्टेड अबाउट दोज थिंग्स, ही नेवर यूज्ड टू टेल मी। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा बताओ तो। मैंने कहा आपको क्या राष्ट्रपति से ताल्लुकात थे। बोलते नहीं बेटा ये वक्त वक्त की बातें होती हैं। वो वक्त ऐसा था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनका जो बॉडीगार्ड था, पर्सनल बॉडीगार्ड, वो हमारा दोस्त होता था, पीना पिलाना चलता था, हफ्ते में 1-2 बार बैठते थे। तो बातों में ऐसे ही बात हुई। मैंने उसको बोला यार हमारे गांव के ऐसे लड़के के साथ ऐसा ऐसा हो गया। उसने बोला भाई साहब आप फिक्र मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन गई है कि हाँ वो तो उधर से ही जाती है ना, क्षमादान की एप्लीकेशन प्रोसेस होके इन्होंने दे दी थी। तो उसने कहा होगा और वो काम हो गया। तो माई फादर नेवर टुक दैट एडवांटेज, नेवर ट्राई टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। ही सेड वक्त की बातें, हो गया, हमारा नाम हो गया, बाकी तुम तो जानते हो हमें, मुझे तो कभी इन बातों में दिलचस्पी रही नहीं। बस सो मच सो मेरे फादर ने आज तक, अब तो खैर उनकी डेथ हो गई, हमेशा अपने रिश्तेदारों के लिए करते रहे। हमेशा जिसकी आया उसकी मदद की,
10 आदमियों को जानता हूँ जो आज अरबोपति बने बैठे हैं, जिसको उन्होंने शुरू से दोज हु वर ब्लडी ऑन द रोड, कुछ काम नहीं था, उनको बिजनेस सेटअप करा के दिए। लोग बोलते थे मुनीश कमाल है यार, तुम्हारे पिताजी सारी दुनिया के लिए कर रहे हैं, तुम उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब उनको क्या बताऊँ कि मेरी उनकी बनती नहीं, इन द सेंस बेवकूफ़ी है मेरी, पर ठीक है। तो ये था सब मेरे पिताजी के बारे में। और महात्मा गांधी तो खैर महात्मा गांधी, उनके बारे में तो कहना क्या, उनसे बड़ा सच्चा। तो शायद वही देर सवेर वही बात मेरे में भी आके, मुझसे भी झूठ बर्दाश्त नहीं होता। वो बड़ा 20 साल पुरानी बात छोड़ दीजिए, मगर मुझसे भी अब झूठ बर्दाश्त नहीं होता। चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी झूठ बोले, चाहे उनके चमचे झूठ बोले टीवी पे बैठ के, झूठ बर्दाश्त नहीं होता सर। हाँ, आप अच्छे काम कर रहे हो, मैं आपकी तारीफ करूँगा, तहे दिल से तारीफ करूँगा, मगर झूठ, 1 नंबर के झूठे वो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, दुख होता है। खैर, मगर दुख करके अपना खून जलाने से क्या फ़ायदा। जैसा मैंने कहा ना, मेरे पिताजी को मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ, मेरे पिताजी अपना खून जलाए सोच सोच के उनका बेटा बराबर नहीं है, मगर अपने बेटे को 4-6 लाफड़ नहीं कस के मारे। अरे वो, पर ठीक है। मेरी पत्नी भी, जो मैं बताया ना, इतनी सरल थी, वो इतनी पति को ही भगवान मानती थी। वो भी मेरी आदत देखे अक्सर कहा करती थी कि काश कि आपके पिताजी ने आपकी बेल्टों से पिटाई की होती तो आप ठीक हो जाते। पता, आप इतने अच्छे हो मगर आपकी आदतें इतनी ख़राब क्यों हैं। आपके पिताजी आपकी बेल्टों से पिटाई, उनका भी ये अजीब सा अरमान था। खैर, तो दोस्तों, अब मतलब ये भी एक प्यार का स्वरूप है कि आप प्यार करते हैं मगर दिखाते नहीं। और जमाना तो आज दिखावे का ही है। और जगह जगह पति पत्नी के भी बीच में, मैंने बोला ना, कितने रोज तलाक, ये वो होते, क्या है, शायद आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब एक्सप्रेस करने का, लव एक्सप्रेस करने का हर किसी को तरीका आता। भी लोग ये भी सोचते, मैं खुद भी उसी में हूँ कि क्या एक्सप्रेस करना है यार, यू आर मैन, आई एम योर्स, व्हाट इज देयर टू एक्सप्रेस। पर ये मेरा सोच है, ये आपका सोच हो सकता है, मगर सामने वाले पार्टनर को तो ये बात समझ आनी चाहिए कि एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। खैर, पर बहुत एक जीवन खुशी से गुजारना है आज के ज़माने में, तो आपको, बच्चों को भी आज यू विल हैव टू एक्सप्रेस योर लव। मालूम, मेरी पत्नी के, जो पहली पत्नी के, जो मुझे भगवान समझती थी, उनके बच्चे हैं, 3 बेटियां मेरी। बस माँ की आदतें आई हैं, बेहद प्यार करती हैं मुझे, बेहद। मगर कभी कभी वक्त आता है तो गुस्सा भी बहुत करती हैं, बोलती हैं आपने मम्मा को इतना तंग किया। अब बोलिए, बोलते आपने ऐसी आदतें, मैंने कहा बेटा मैं इतना प्यार करता हूँ। बोलते हम जानते हैं, मगर आपने तंग भी बहुत किया मम्मा को। रोने लगती हैं। अब क्या बताइए, आप क्या कर सकते हैं मानो। मैंने कहा जो बात गई, जिसको बदल नहीं सकते आप, उसको भूल जाओ। उन बातों को बदला तो नहीं जा सकता, पर खैर सर, जिसके दिल पर गुजरती है वो इतनी आसानी से भूल तो नहीं सकता ना। वो भी ये बात जानती है, मैंने उनको जान के तंग नहीं किया, पर मैं आदतों से, आपके व्यवहार से लोग तंग होते हैं। आज भी ऐसा है, मेरा ये केयर फ्री एटीट्यूड, ये मेरी बेफिक्री आज भी लोगों को दुखी करती है। एक दिन मेरी पत्नी अभी जो हैं, आप यकीन मानोगे, अब ये जो तकलीफ उनको पहली पत्नी की थी वो इनको भी है ना, कि मैं तो वही हूँ ना, मैं तो नहीं बदल गया ना, मेरी तो वही आदतें, वैसा ही इंसान। तो एक दिन मुझे बोलती हैं कि गुस्से में, एकदम गुस्सा आ गया किसी बात पर, बोलती हैं कि आप एक काम करो, आप अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो ना, एक आदमी दुनिया में ढूंढ के लाओ, सिर्फ एक, जो आपसे प्यार करता हो। अब देखिए, जब कोई आदमी किसी को कुछ गुस्से में बात कहता तो उसको दुख पहुंचाने के लिए कहता है, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। गुस्से में कई बात कही इसलिए जाती है कि उसको दुख पहुंचाऊं। उन्होंने ये बात कही और अब मुझे दुख कैसे पहुंचेगा, मैं तो ये बात जानता हूँ, मुझे तो ये बात, मैंने उनको कहा ये तो बिल्कुल सच है, पर मैंने कहा ये बात मेरे लिए मायने ही नहीं रखती कि कोई मुझे प्यार करता है नहीं, क्योंकि मैं कभी चाहता ही नहीं
मेरा कंसर्न ये है कि दुनिया का क्या करती है उससे मुझे मतलब ही नहीं है। मेरा कंसर्न है कि मैं दुनिया को प्यार करता हूँ, दैट इज़ एनफ फॉर मी। मैं तो सारी दुनिया को प्यार करता हूँ, मैं तो हर इंसान को प्यार करता हूँ, हर जो भी मिलता है अनजान जाना हर एक को प्यार करता हूँ ना। मेरे लिए दैट इज़ व्हाट मैटर्स फॉर मी। इट डज नॉट मैटर इवन दिस मच somebody loves me or not. I don't care. I do not want that. I have never expected that. तो सोच का फर्क है। मुझे वो चाहिए ही नहीं जिसके लिए आप मुझे चैलेंज कर रहे हो। एक आदमी ढूंढा जो आपको प्यार करता हो, अरे मुझे चाहिए ही नहीं। मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं दुनिया में किसको प्यार करता हूँ। तो मेरा सीन है कि दुनिया में हर किसी को प्यार करता हूँ। आई लव एवरीबडी एंड एनीबडी हु मीट्स मी एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। मुझे दुख नाम की चीज़ मेरे नज़दीक भटकती नहीं, इन स्पाइट ऑफ व्हाट आई हैव गॉन थ्रू इन लाइफ। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए यही काफ़ी है। थैंक यू।